कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे जीवन में इतने संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। भगवान जी, आपने क्यों मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया? क्यों मैं इस संसार में अकेली हो चुकी हूँ? ये है शांति, जो बुढ़ापे की दहलीज पर आकर अकेले ही जीवन के दर्दनुमा पलों को जिए जा रही थी। थोड़े समय बाद सारे चिप्स एक पन्नी में रखकर शांति उन्हें बाहर एक ठेले पर लेकर गांव के एक स्थान पर लाकर खड़ी हो जाती है। चिप्स ले लो, ताजे ताजे आलू के चिप्स ले लो। काफी देर तक वहाँ खड़ी रहने के बाद भी शांति के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। ना जाने कब मेरी अच्छी कमाई होगी। रोज रोज बस एक दो ग्राहक ही आकर मुझसे चिप्स खरीद कर ले जाते हैं। जब से परिवार वाले एक सड़क हादसे में शांति को छोड़कर गए थे, तब से शांति जीवन का गुजारा करने के लिए चिप्स बेचने का काम कर रही है। इधर पास के गांव में एक जवान लड़की मधु सड़क से भारी थैलियां हाथ में लेकर जा रही थी। भगवान जी, मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। उनकी ये तकलीफ नहीं देखी जा रही मुझसे। मधु थैलियां लेकर एक बड़े से घर में आती है, जहाँ घर में उसकी भाभी कोमल और बूढ़ी माँ राधिका थी। ले आई राशन? जी भाभी, आपने माँ को दवाई दे दी? अरे मुझे याद ही नहीं रहा। जाओ तुम ही दे दो माँ जी को दवाई। मधु अपनी माँ के पास आती है। राधिका एक बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। माँ उठिए, दवाई ले लीजिए, आपका दवाई का समय हो चुका है। मधु बेटा। जी माँ, बोलिए। बेटिया, तुरंत रोहन को बुला ले। माँ, भाई तो कारखाने में काम कर रहा है, वो इस समय घर कैसे आ सकते हैं? बेटा, बुला दे रोहन को। नहीं। मधु बाहर जाती है और अपनी भाभी को सारी बात बताती है। ये माँ जी भी ना इन्हें ठीक से काम करने नहीं देती। रुको, मैं लगाती हूँ तुम्हारे भाई को कॉल। तभी कोमल अपने पति रोहन को कॉल करती है। थोड़ी समय बाद जब रोहन घर आता है तो राधिका हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अपनी माँ की मौत देखकर मधु और रोहन खूब रोने लगते हैं। 2 दिन बाद अचानक बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी। रात का समय था और बारिश का मौसम भी था। कितनी प्यारी बारिश हो रही है बाहर। इस मौसम में गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े और चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। सही कहा कोमल। मधु जा सबके लिए मिर्ची के पकौड़े बना दी। तू तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है मिर्ची के पकौड़े। मधु मिर्ची के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। तभी वो रसोई में चली जाती है। रोहन, अब तो माँ जी नहीं रही, फिर हम क्यों अब इस मधु के साथ रहे? अगर मधु हमारे साथ रही तो उसकी शादी का सारा खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा और शादी तक उसका पालन पोषण भी हमें ही करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सा खर्चा हो जाएगा। सही कहा कोमल, मेरी कमाई इतनी कम है, मैं कहाँ से कर पाऊंगा मधु की शादी। एक काम करते हैं, हम दोनों कल सवेरे ही अपना ये घर बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इस मधु को छोड़ो यहीं, ये अपना खुद का कर लेगी बंदोबस्त। हम क्यों इसके चक्कर में अपना जीवन दांव पर लगाएं? कोमल और रोहन बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान थे। अब कोमल रोहन को उसकी बहन के खिलाफ काफी बहकाती है। थोड़े समय बाद मधु बढ़िया से स्वादिष्ट मिर्ची के पकौड़े और चाय लेकर बाहर आती है और तीनों मजे से बरसात का मजा लेते हुए मिर्ची के पकौड़े खाने लगते हैं। अगले दिन सवेरे मधु जब नींद से जागकर अपने कमरे से बाहर आती है तो घर में ना उसका भाई था ना भाभी। भाई और भाभी कहाँ चले गए? मधु उनके कमरे में जाती है तो वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। तभी वो सब जगह देखती है। कमाल है, भाई और भाभी बिना बताए सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? मधु रसोई में आकर चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश फिर से शुरू हो गई। लगता है इस साल बारिश बहुत होने वाली है। थोड़े समय बाद एक आदमी मधु के घर आता है। कौन है आप? मेरा नाम सेठ धनराज है। तुम्हारे भाई रोहन ने ये घर मुझे बेच दिया है, इसलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर अब मेरा है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मेरा भाई भला ऐसा क्यों करेगा? तभी धनराज मधु को घर के पेपर दिखाता है। ये देखो इस घर के पेपर। तुम्हारा भाई ये घर मुझे बेचकर हमेशा के लिए इस गांव से चला गया है। क्या भाई भाभी मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी?
धनराज मधु को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मधु एक स्कूल की छत के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। क्यों किया आपने भाई ऐसा? अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके साथ रहूँ? अपने भाई की करतूत देखकर मधु खूब रोने लगती है। थोड़ी समय बाद बारिश थम जाती है। तभी मधु गांव के हर घर में जाकर पनाह मांगती है, पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। करीब 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। मधु एक पुराने स्कूल के अंदर रहने लगी और लोगों से थोड़ा बहुत खाना मांग कर लाने लगी। एक दिन मधु पास के गांव में जाती है और वहाँ भी लोगों से मदद मांगती है, पर कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा था। तभी मधु शांति के पास जाती है। शांति अपने ठेले पर चिप्स लेकर बैठी थी। काकी जी, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना, 2 दिन से मैं भूखी हूँ। रो मत बिटिया, ये ले चिप्स खा। मधु वहीं बैठकर चिप्स खाने लगती है। क्या हुआ बिटिया, तू बड़ी परेशान लग रही है। तभी मधु अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में शांति को बताती है। क्या तुम्हारा भाई तो बड़ा जालिम है। भला कौन भाई अपनी बहन को ऐसे अकेला छोड़कर जाता है? माँ के चाहते ही भाई भाभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। तो अब तू कहाँ जाएगी बिटिया? अब जहाँ किस्मत ले जाए। अब तो मेरे जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बिटिया, मैं इसी गांव में अपने घर में अकेली रहती हूँ। मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है। जो अपने थे वो मुझे छोड़कर चले गए। अगर तुझे सही लगे तो तू मेरे पास रुक जा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। मधु कुछ सोचती है और फिर हाँ कह देती है। रात का समय शांति और मधु शांति के झोपड़े घर में बैठे खाना खा रहे थे। आप ये आलू चिप्स क्यों बेचते हो? क्या करूं बिटिया, गरीबी ऐसी है कि दूसरी कोई चीजें बेचने की औकात नहीं है। वैसे अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक उपाय बताऊं? हाँ बताना बिटिया। बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हर किसी को मसालेदार गर्मा गर्म चीजें खाना अच्छा लगता है। हम चिप्स की बजाय मिर्ची के पकोड़े और चाय बेचने का काम करते हैं ना। बरसात के इस मौसम में हमारे पकोड़े चाय बहुत बिकेंगे। मिर्ची के भी पकोड़े आते हैं? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मुझे बहुत स्वादिष्ट मिर्ची के पकोड़े बनाने आते हैं। अच्छा ठीक है, तू बना। घर में बहुत सारी मिर्चियाँ और बेसन है। तभी मधु अपने हाथों से थोड़ी मिर्ची के पकोड़े बनाती है और वो दोनों खाने लगते हैं। वाह वाह बिटिया, क्या स्वादिष्ट मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं तूने। ऐसे मजेदार पकोड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब कल से हम दोनों मिर्ची के पकोड़े ही बेचेंगे। अगले दिन शांति पैसों से सारा मिर्ची पकोड़े बनाने का सामान ले आती है और साथ में चाय बनाने का भी। तभी मधु शांति का चूल्हा और कढ़ाई ठेले पर रखकर शांति के साथ ठेला लेकर गांव के एक स्थान पर आती है और वहां अपने हाथों से गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े बनाने लगती है। पकोड़ों की सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। बस अब जल्दी से कई सारे ग्राहक आ जाएं हमारे पास। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब सारे दिन में शांति के पास केवल 2 से 3 ही ग्राहक आते हैं। आज भी इतने कम ग्राहक आए हमारे पास। पता नहीं कब हमारी अच्छी कमाई होगी। कोई नहीं काकी जी, धीरे धीरे हमारे पास ग्राहक आने लगेंगे। शांति और मधु घर चले जाते हैं। अब इसी तरह 2 दिन तक चलता रहा। शांति और मधु के पास दिन में केवल 1-2 ग्राहक ही आने लगे। एक शाम शांति मधु अपने ठेले के पास खड़ी थी। बारिश जोरों की हो रही थी। तभी मधु को सामने एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। पानी से बचने के लिए ये लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं। अगर हम अपने ठेले के पास एक प्लास्टिक पेपर का टेंट बना देंगे तो लोग पानी से बचने के लिए हमारे टेंट के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। तभी मधु शांति को ये बात बताती है, जिसके बाद अगले दिन दोनों एक बड़ा सा प्लास्टिक पेपर खरीद कर लाकर अपने ठेले के पास में ही एक बड़ा सा टेंट बना देते हैं। बिटिया, इस टेंट में हमारे बहुत सारे पैसे अटक चुके हैं। अगर तुम्हारा ये उपाय काम नहीं किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश के पानी से बचने के लिए कई सारे लोग मधु के बने उस टेंट के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। ये बारिश ने तो परेशान करके रख दिया है। अरे वाह, मिर्ची के पकौड़े। अब बहन जरा एक प्लेट देना तो, पकौड़े और चाय। जी मैम साहब, अभी लगा देती हूँ।
अब टेंट के नीचे खड़े सारे लोग मधु से मिर्ची के पकौड़े खरीदकर खाने लगते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट है ये मिर्ची के पकोड़े। अब इसी तरह मधु के पास से सारे पकोड़े बिक जाते हैं। वाह बिटिया, आज तो कितनी सारी कमाई हो गई अपनी। देखा काकी जी, इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। उसके बाद मधु के पास रेगुलर के कई सारे ग्राहक बन जाते हैं और सब मधु के पास आकर मिर्ची के पकौड़े खाने लगते हैं और मधु और शांति की खूब कमाई होने लगी, जिसके बाद वो मिर्ची के साथ साथ दूसरे पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।